अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, सच टेलीविज़न। इसके साथ साथ इंतहाई शानदार तजियाकार हैं। बहुत सारी चीज़ें तरीन साहब जिस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ की शेख रशीद की, हालांकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वाली बात थोड़ी उस पर भी कर लूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ कहा है, उस पर भी आज बात होगी। और शाकिर शुजा आबादी इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उसकी वजह क्या है आपसे ज़रा ये भी जानेंगे, वो प्रोग्राम के आखिर में। सबसे पहले सर फवाद चौधरी, मुझे ज़रा दो चार जुमले आप कहें इस बात पे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे एक चीज़ सर, हुकूमत की रिट, एक तो कोई भी चैलेंज करे, XYZ कोई भी चैलेंज करे, उसके साथ हुकूमत को कैसे निपटना चाहिए? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी जो रियासत है वो बहुत ठंडे दिल से फ़ैसले करती है। रियासत जो है वो कोशिश करती है कि लोगों के साथ कोई उलझाव ना पैदा किया जाए। रियासत ये कोशिश करती है कि अपनी शहरियों पर कोई तशद्दुद ना किया जाए। पुरअमन एहतजाज ठीक है, करें, एहतजाज तो कर रहे हैं ना वो, लेकिन आप सड़कें बंद कर दें, आप ट्रैफिक बंद कर दें, आप बच्चे स्कूल ना जा सकें, एम्बुलेंसेस जो हैं वो गुजर ना सकें और बसें जो हैं गुजर ना सकें, ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, ये कौन सा आप एहतजाज है? और ये कौन सी आप वो बात की तरफ जा रहे हैं और किस तरफ लेके जा तो रहे हैं पुलिस मुल्क वालों को? की शहादतें भी हुई हैं। अब पुलिस वालों की शहादतें भी हुई हैं, तो आप बताएं, जब आप लोगों को इस तरह मारेंगे, और आज शेख रशीद साहब ने कहा कि कलाशनकोफों से उन्होंने फायरिंग की है, ये क्या तरीका है? ये अगर आप करेंगे तो क्या रियासत खामोश रहेगी? मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है, और रियासत पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला किया है, और किसी भी तंजीम को, किसी भी लश्कर को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जनाब ये जमा हो जाए और अपनी मर्जी के फैसले करे और हुकूमत की रिट को चैलेंज करे या अपने फैसले मुसलत करे। किसी को ऐसा नहीं करने चाहूँगा दिया ज़रा जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जी। कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट्स है उस पर आपसे भी बात कर लूँ, दिखाइएगा जी। कहीं आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे, और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका है और हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, और उसकी वजह बड़ी सीधी सादी है। वो ये है कि हम चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे। अच्छा तरीन साहब, ये तो थे फवाद चौधरी साहब। मैं चाहूँगा ज़रा शेख रशीद साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ कहा, चूँकि आज जो कहा वो ठीक, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ का थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं, फिर इन दोनों चीज़ों पर आपसे बात होगी, ज़रा सुनवाइएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मुझसे तलब की कि जो मैंने TLP के साथ नूरुल हक कादरी साहब और गंडापुर और दूसरे लोगों के हमरा मीटिंग्स की, जिसमें हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है। तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि काबीना ने कलअदम TLP के मुजाहिरीन को जेल में ही रोकने का फैसला किया है। शेख रशीद साहब ने कहा पंजाब में आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को 60 दिन के लिए तैनात करेंगे। रिपोर्ट की बात आपको मैंने कल वाला शॉट इसलिए सुनवाया ताकि अंदाज़ा हो जाए कि गुज़िश्ता रोज़ भी कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही थी, और उन्होंने जो वादा किया था वो उससे उठे नहीं, जिसका जिक्र शेख रशीद साहब ने किया। एक तो सर वादे हो जाते हैं, मुआहदा हो जाता है, उसके बाद भी अगर कोई वो ना माने दोनों पार्टियों में से, तो जाहिर है कि उसके असरात फिर दोनों पर होने चाहिए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, हुकूमत ने ये कोशिश की, हुकूमत ने उनको बताया। कल शेख साहब ने ये कहा कि हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, बाकी उन पर जो पाबंदियाँ थी, उनके लोग जो पकड़े गए थे, हुकूमत शायद वो भी छोड़ने के लिए तैयार थी। उसके बाद हुकूमत जो है उनको फ़ंड्स भी जारी करने के लिए, जो उनके रुके हुए हैं वो भी करना चाह रही थी, और भी जो उनके मुतालबा थे। शेख रशीद साहब ने कल ये कहा कि जनाब सिर्फ एक फ्रांस एम्बेसी वाला मामला नहीं हो सकता, एम्बेसडर वाला नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये घन पॉइंट पे कहेंगे तो फिर रियासत नहीं मानेगी। देखें, बात यह है कि रियासत का वजूद ही यही होता है कि इस किस्म के लश्कर को रोकना। रियासत का काम यही होता है
कि रियासत की जो रिट है उसे कायम करना। अगर रियासत अपनी रिट कायम नहीं कराएगी तो फिर रियासत तो नहीं है ना जी, फिर तो इस तरह के ग्रुप आते रहेंगे। आज ये ग्रुप आ रहा है, कोई कल कोई और ग्रुप आ जाएगा, परसों कोई और ग्रुप आ जाएगा, ये लश्कर आते रहेंगे। तो क्या इन लश्करों के कहने पर चीज़ें की जाएँ? या एक बात, दूसरी बात ये है कि किसी भी आदमी का ये तयन करना कि ये कितना मुस्लिम है, मैं कितना मुस्लिम हूँ, आप कितना मुस्लिम है, इसका फैसला तो अल्लाह मियाँ ने करना है। बेशक। ठीक है, किसी के बारे में इसी तरह जहरीला प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। और एक और बात कि आपने एक बात की, रियासत ने उसके जवाब में आपको रिप्लाई किया। अब आप ये क्या करना चाहते हैं कि आप सड़कें बंद कर रहे हैं, आप सारा कुछ बंद कर रहे हैं, सरवर कायनात के नाम पर बंद कर रहे हैं, जिन्होंने उस खातून को भी पूछने चले गए जो रोज़ कीचड़ उन पर डालती थी, एक दिन नहीं डाला तो पता करने चले गए कि वो उसकी क्या तबीयत तो ठीक है उसकी। हम क्या मतलब क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम कौन से नबी के मानने वाले हैं, और हम कर क्या रहे हैं, अपने अमल से हम क्या साबित कर रहे हैं? सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, हम लोगों को रास्ते बंद कर रहे हैं, लोगों को हम अपने रियासत के इदारों पर और पुलिस पर तशद्दुद कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने आज बताया कि हमने लोगों को शहीद किया है। ऐसे काम तो नहीं होता। सो उन्होंने तो और कहा ये लोग अब अस्करियत पसंद हो चुके हैं, पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि 27 के करीब क्लाशनकोव बरदार लोग इस जो ग्रुप है इसमें शामिल हुए हैं। अब ये जो सारा मामला है सर, ये एक तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब इनके साथ कलदम तंजीम के तौर पर निपटा जाएगा। देखें, बात यह है कि आज फवाद चौधरी साहब ने बहुत डिटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने बिल्कुल फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि रियासत पाकिस्तान ने तो अलकायदा जैसी तंजीम के साथ मुकाबला किया है, जिनके पास बहुत कुछ था। अब ये कोई बात नहीं है कि जनाब एक ग्रोह उठता है, एक लश्कर उठता है और वो अपनी मर्जी से मुताबिक कहता है जी ये हमारे मुतालबात हैं, ये आप माने, और अगर ये आप नहीं मानेंगे तो फिर हम सड़कें बंद कर देंगे। हम ये इस्लामाबाद जो है ये दारुल हुकूमत है जी, आप इसको ब्लॉक कर दें, आके पहले ये फैज़ाबाद पे बैठे रहें। ऐसा नहीं होता। रियासत पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और रियासत ने अपने फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए, आवाम की ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए, और इस किस्म के जो लश्कर हैं उन लश्करों के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लश्करों को इजाज़त दे दें कि आए जी आप ये कर लें, आप वो कर लें। भाई पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है, इस मुल्क में एक आइन मौजूद है, एक आइन के तहत चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं होता। और फिर आप एक और बात बताएं, दुनिया में कोई एक पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, 50 से ज़्यादा मुल्क होंगे, ठीक है जी। आप सारे मुल्कों को देख लें वो क्या रिएक्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक वो बात सुनाता हूँ माजी की। इंडिया में बाबरी मस्जिद वाला जब वाक़या हुआ तो यहाँ बेशुमार पाकिस्तान से ना पाकिस्तान में जो है वो मंदिर गिरा दिए गए, तोड़ दिए गए, बहुत कुछ किया गया, जुनूनी ग्रुप आ गया। सऊदी अरब ने तो टस से मस नहीं हुआ। हालांकि सऊदी अरब आज भी उनको ये कह देना कि आप अपनी लेबर वापस ले जाएं वरना बाबरी मस्जिद बना दें, तो एक की बजाय वो 2 बना देंगे। सिर्फ उनको ये कह दिया जाए कि आपकी जो लेबर सऊदी अरब में काम करती है वो आप वापस ले जाएं। इसी तरह जो अरब ममालिक हैं जिनके पास वसाइल हैं, उनको आपने देखा है कोई रिएक्शन कर रहे हैं, वहाँ कोई किसी किस्म का वो हो रहा है। इसी मैटर पे ज़रा और भी बात करूँगा आपसे। ये जो बात आपने की है कि दीगर ममालिक का रवैया बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे यहाँ रवैया बिल्कुल डिफरेंट क्यों है, और फिर ये मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक अहम सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। तरीन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि 12 दफ़ा 6 बार तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद बता दिया, 12 दफ़ा मुख्तलिफ हवालों से इस तंजीम को बताया गया कि भाई हम कोशिशें कर रहे हैं, चीज़ें पार्लियामेंट में जाएंगी, पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी। फिर शेख रशीद साहब ने बताया कि फ़्रांस का सफ़ीर तो है ही नहीं पाकिस्तान में मौजूद। 12 दफ़ा ये तमाम यकीन दहानियाँ करवाने, एक मुआहिदा हो गया, मुआहिदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। तो क्या बार बार यकीन दहानियाँ, बार बार बातचीत के बाद भी एक ही रद्द अमल हो किसी का, तो फिर ठीक जा रहा है सारा मामला? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है, एक आइन मौजूद है, उस आइन पे जो फैसले करने हैं हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं, कोई मुसल्ला जत्था नहीं कर सकता कोई फैसला। अच्छा, मैं ये आपने बड़ी ज़बरदस्त, नदीम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, डायरेक्टर करंट अफेयर्स सच न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, सर जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही है, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे उसी पर पूछूं। उन्होंने कहा कोई माई का लाल हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता।
देखिए, गुजारिश ये है कि रियासत की रेट जो है यकीनन उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जब रियासत अपना कोई चीज मनवाने पर आ जाए तो फिर उसके पास जो कुव्वत और ताकत है वो उसके जरिए उसको मनवा सकती है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिस मौकफ को कालादम जमात लेकर चली है, जिसको कालादम वजीर इत्तलात कह रहे हैं और वजीर दाखिला उसको कल तक कालादम नहीं कह रहे थे, और अभी भी वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो ऐसी सूरत हाल में इबहाम कहाँ पर है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि कल तक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि हमारा मुआहिदा हो गया है, मामला तय हो गए हैं, और जो मामला तय हो गए हैं हम उन पे पहरा देंगे, वजीर आजम से मनवाएंगे और मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज पर इत्तेफाक है वो समझा ली जाएगी। तो ये पहरा उन्होंने किस नौइयत का दिया है कि वजीर दाखिला साहब इस चीज की शायद वजाहत करना मुनासिब समझें। जैसे मैंने कहा कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वजीर आजम इमरान खान को ये क्रेडिट तो दीजिए कि उन्होंने इस मामले को जिस तरीके से उजागर किया है और इसकी हिसासियत को समझा है और फिर इसको लेकर वो आगे बढ़े हैं, और इसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की गई है। यकीनन वो एक मुस्बत सिमत में जो है वो पेशकदमी है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसका एक पस मंजर है, और जाहिर है कि उस पस मंजर के अंदर इस सूरत हाल को तकवीयत किसने दी और किन हालात में ये मामला इस नहज तक पहुंचे हैं, वो उस पर हमारे रियासती इदारों को जो है वो गौर करना है। अगर आज वजीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि इनको एक अस्करियत पसंद जमात के तौर पर डील किया जाएगा, तो ये एक नामुनासिब की बात इसलिए दिखाई देती है कि जब आप अस्करियत पसंदी से डील करेंगे तो फिर एक रद्द अमल भी होता है। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत को एक बालगो नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको इन्हें एंगेज करना चाहिए था, और जाहिर है एंगेज करके पहले इस चीज को ठंडा करते, इस मामले को जो है किसी करवट बैठाते, और उसके बाद एक इस सिचुएशन को डिसमेंटल करने की तरफ जाते। इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन तो हो सकता है, इसका एक अस्करी सोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता है कि ये आपके गली मोहल्लों में बिखरे हुए लोग हैं, ये मदरसों के अंदर आपके मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे हैं, और जाहिर है कि ये अपने ही बच्चे हैं और अपने ही लोग हैं, और अगर वो किसी चीज के हवाले से एक इंतहा पसंदाना रवैये की तरफ चल पड़े हैं जिसकी माजी में उनको हौसला अफजाई भी की जाती रही है, तो अब आकर इस तरीके का रवैया इख्तियार कर लेना जो है वो समझ में नहीं आता है। इससे गुरेज होना चाहिए, इसमें एंगेज किया जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। नदीम साहब ये बताइएगा कि 1952 हो 1977 हो, ये जो मजहब के नाम पर यहाँ सियासत शुरू कर दी जाती है और अब भी यही कुछ हो रहा है, इसको कैसे अलग-अलग किया जाए ताकि सियासत एक तरफ हो और बाकी मजहब जो है उसको एक तरफ रखा जाए? जिसके अंदर आपको बहुत सारे अच्छा, मेरा ख्याल है उनके कुछ सिग्नल्स का इशू हो रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा अगर नदीम साहब से दोबारा रब्ता हो जाए तो हमें बताइएगा। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा भी बात हो जाएगी। तरीन साहब, जो नदीम साहब जो बात कर रहे हैं, आप बाय फोर्स शायद ये मामला और ख़राबी की तरफ जाए, इसका हल क्या है? देखिए, शेख रशीद साहब के कल और आज के लबो लहजे में बहुत फ़र्क था। कल वो ऐसे कह रहे थे कि जी सारे मामलात हो गए, हम हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आज उनका लहजा आपने देखा है, आज वो कहते हैं जी मिलिटेंट्स हैं, क्लाशनिकोव से फायरिंग हो रही हैं। ये रात और रात में क्या तब्दीली हुई है, कहाँ फैसला हुआ है? लेकिन दो तीन पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं वो मैं आपको दूँ। आपको पता है कि FATF में पहले हम ग्रे लिस्ट में पड़े हुए हैं, और इस किस्म की अगर लश्करों की बातें मानेंगे, इस किस्म की अगर लश्करों के मुतालबात मानेंगे या रियासत खामोश रहेगी तो पाकिस्तान और मुश्किलात का शिकार होगा। FATF में हम आगे नहीं जा सकेंगे, बहुत मसाइल बढ़ जाएंगे। ये हमने देखना। नदीम साहब हैं, बात कीजिएगा जी।
नदीम साहब, मैं वो आपसे पूछ रहा था, दरमियान में कुछ सिग्नल प्रॉब्लम होगी, वो कि ये मज़हब के नाम पर जो मुख्तलिफ अहद में तरीक़ें चलती रही हैं, 52 में, फिर 77 में भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, ये जो कैसे इनको अलग-अलग किया जाए ताकि मजहबी मामला एक तरफ हों और बाकी सियासत चलती रहे? देखिए, बुनियादी मसला जो है वो यही है, और जाहिर है कि जब मामला ये हो, जुदा हो दीन सियासत से, तो रह जाती है चंगेजी। तो फिर आपको मामलात को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। देखना यह है कि मजहब भी तो आपको रवादारी का दर्ज देता है, मजहब भी तो आपको तहम्मुल का दर्ज देता है, मजहब भी तो आपको बर्दाश्त का दर्ज देता है, मजहब भी तो आपको एहसास का दर्ज देता है, मजहब भी जो है वो आपको इंसानी हकूक की पासदारी का दर्ज देता है, वो आपको शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी तो नहीं सिखाता है। तो ये जो मामला है, इसके अंदर असल में सजाद तरीन साहब, गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं उनको खुद पैदा किया जाता है, फिर उनको एक मॉन्स्टर बनाया जाता है, और फिर जब वो गले पड़ जाता है तो फिर उसके लिए हम शुरू हो जाते हैं तदारुक के लिए। लेकिन अब भी ये मामला जो है ये पेचीदा है, हमें इस पर बड़े ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की जरूरत है। इसको जो है बातचीत के जरिए इसको खत्म करने की जरूरत है। नदीम साहब सर जरा ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मुल्क बाकी भी शामिल हैं, हमसे ज़्यादा जिनकी माशी हालत है, पेट्रोल भी है, हर चीज़ है, सऊदी अरब भी है, वो ऐसे वाक़यात पे खामोश रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते। और कई मुल्क हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल सर क्यों पैदा हो जाती है? वो भी तो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। देखिए, हमारा ये भी तो है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया ये मुल्क है, और वो झंडा भी हमने ही उठाया हुआ है, और जाहिर है कि फिर कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसके हम जज्बाती और हिसासियत वाली कौम है, और जाहिर है कि देखिए हर चीज का एक पस मंजर होता है। हमारे इस रद्द अमल का पस मंजर है, उसकी एक तारीख है, उसका एक मामला है। लेकिन देखिए हुआ क्या है, आपने जो आपका निज़ाम तालीम है वो बुनियादी किरदार अदा करता है। आपने जो आपका सरकारी निज़ाम तालीम था उसको आपने इतनी हौसला शिकनी की कि वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, और उसके पैरेलल जिस चीज ने जन्म लिया वो मदरसे का निज़ाम तालीम। जबरदस्त। अच्छा नदीम साहब, मैं माजरत के साथ चूंकि ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब ने हमें वक्त दिया। डायरेक्टर करंट अफेयर्स सच न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। तरीन साहब, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा इस पर भी बात करूँगा। जो निज़ाम तालीम की बात कर रहे थे, हकीकत में ही हमें उसको बेहतर कर लेते तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। तरीन साहब, नदीम साहब ने बड़ी 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कहीं। एक, तालीमी निज़ाम के बारे में उन्होंने बात की। दूसरा ये कि माजी में जब गलत तरीके से इस तरह के मामलात को हैंडल किया जाता रहा तो उसका असर फिर आपको मुस्तकबिल में भी दिखाई देता है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें अब अपना जो माजी की गलती हुई, अब ये नहीं कि अब माजी में अगर हमने कोई गलती की है तो हम उसे लेके बैठें या उस पर रोना शुरू कर दें। माजी में गलतियां हुई होंगी, उनसे हमें सबक सीखना है और हमें आगे जाना है। हमें पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल माशरा बनाना है। देखें, मैं अपने कई प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ अरसलान साहब के जो मुआशरे तरक्की पसंद नहीं होते, जो मुआशरे रोशन ख्याल नहीं होते, वो पीछे रह जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा वो मुआशरे तरक्की करते हैं जो रोशन ख्याल होते हैं, जो तरक्की पसंद होते हैं। दुनिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की है वो एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल माशरे बने तो आगे गए हैं। वरना अगर आप आज में बैठ के और माजी की कहानियाँ सुनाते रहें और माजी में हमने ये गलतियाँ की, माजी में ये गलतियाँ की, वो रोना रोते रहें तो उससे मसले हल नहीं होंगे। हमें मसले पीछे जो कुछ हो गया वो हो गया, हमने आगे चलना है कि आगे क्या करना है। सर आगे भी वही मौलाना फजल रहमान ले, मैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ। सेम सिचुएशन है। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन पर जुल्म करे उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। इस मामले को बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है सबको डील करना चाहिए। लेकिन जो बयानात आते हैं मुख्तलिफ हवालों से, कभी वो इमरान खान साहब की तरफ से आते रहे, अब इनकी तरफ से आ रहे हैं,
तो मामला इसीलिए ख़राबी की तरफ जा रहे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, सिवाय पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में भी हो तो इस किस्म के मजहबी इज्तिमा या लश्करों को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उनके लोग तो इन्हीं के धरनों में जाके बैठते थे, बातें भी करते थे। शेख रशीद साहब तो आपको पता है बहुत छोला बयानी किस्म की तकरीरें भी करते थे इनके हक़ में। तो ये माजी था अपना। अब जो सूरत हाल है वो बदल गई है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, देखें एक बात ठीक है कि इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करना सब लोगों का हक़ है, आप करें पुरअमन एहतजाज, लेकिन ये कोई तो नहीं है ना आप सड़कें ब्लॉक कर लें, आप डंडे उठा लें और आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि क्लाशनकोव से फायरिंग कर दें, ये तो कोई हक़ नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान साहब आपको पता है कि जब मुशर्रफ के ज़माने में इन्होंने इलेक्शन लड़े, सारे मजहबी जमातों ने मिल के, जब इन्होंने MMA बनाया हुआ था तो उस वक्त इन्होंने किताब इनका इंतखाबी निशान था, तो ये अपने जलसों में लोगों को कहते थे किताब को वोट देना है, ये कुरान को वोट देना है। ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। देखें इंतखाबी निशान किताब है तो वो किताब है, कुरान और किताब का ये एक जैसा करके और वोट लेना लोगों को सियासी मकासद के लिए करना ये भी नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान पुरअमन एहतजाज तो करें ना आप जी, कोई आपको रोकता है? यहाँ रोज़ एहतजाज नहीं हो रहे होते, कभी ताजरों के हो रहे होते हैं, कभी स्टूडेंट्स के हो रहे होते हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, आप करते रहे। कभी कोई यूनियन वाले आ जाते हैं, कभी एक ट्रेड यूनियन आ गई, दूसरी ट्रेड यूनियन आ गई, रेडियो आप करते रहें पुरअमन एहतजाज। आईन पाकिस्तान आपको हक देता है, लेकिन क्लाशन कोफें लेके आप एहतजाज कर रहे हैं, भाई क्या आप एहतजाज नहीं कर रहे, आप तो मुसल्ला हो गए हैं और जत्थे बन गए मुसल्ला हो के। आप रियासत पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, आप रियासती इदारों के लोगों को मार रहे हैं, आप पुलिस के लोगों को शहीद कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि जी आपको इजाज़त दे दीजिए, आप जो चाहें करते रहें। ऐसा नहीं होगा और ना ही रियासत पाकिस्तान ने ऐसे करने देना है। मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं और इसी तरह ही आईनी हाथों से ऐसे लोगों से निपटना चाहिए जो रियासत पाकिस्तान की बात नहीं समझते। सर चलें थोड़ी सी एक और टॉपिक भी है जिस पर बात करें। फ़नकार सर बड़े लंबे अरसे से हम देखते हैं जो फ़नकार ऐसे जिनका बहुत नाम हो और ख़ास तौर पे अदब से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग, वो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो फ़नकार नहीं जो टेलीविज़न पे अभी आ रहे हैं, वो नहीं सर, वो जो टेलीविज़न पर लाने वालों के लिए बहुत मेहनत करके उनके पीछे बैठ के कुछ चीज़ें लिख के देते हैं उन्हें। मैं ज़रा शाकिर शुजा आबादी का जिक्र कर रहा हूँ, शायर हैं, बहुत बड़ा नाम, जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा नाम। वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीमार हैं, बीमारी में जिस किस्म की परेशानी उन्हें लायक है। इससे पहले पठान खान का मैं जिक्र करूँ, अच्छा सर ब्यूरो चीफ मुल्तान भी हमारे साथ है, मैं चाहूँगा ज़रा उनसे अहवाल भी पूछ लूँ। एजाज तरीन साहब बताइएगा क्या सिलसिला है, क्या मामला है, किन हालात में शाकिर शुजा आबादी? जी शाकिर शुजा आबादी इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में हैं और एक वीडियो वायरल हुई है, उन्हें मोटरसाइकिल पर बांध कर जाते हुए इलाज के लिए ले जाते हुए एक शहरी ने वीडियो वायरल की है जिस पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फौरी नोटिस लिया और निश्तर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जिसकी सरबराही वाइस चांसलर जो हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कर रहे हैं और उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमजद खान चांडियो समेत माहिरीन डॉक्टर जो हैं उनकी टीम बनाई गई है जो शाकिर शुजा आबादी का इलाज करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी सर जो है शाकिर शुजा आबादी की बीमारी का नोटिस लिया है और सिंध हुकूमत ने भी शाकिर शुजा आबादी का। एजाज तरीन साहब सर एक सवाल मैं जरा, एजाज तरीन साहब ये वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस लिया? जी शाकिर शुजा आबादी सदारती अवार्ड याफ्ता है और सराइकी जबान के बहुत बड़े जो हैं वो शायर हैं, उन्हें सराइकी जबान का विलियम शेक्सपियर क्या कहा जाता है, लेकिन वो इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में एजाज तरीन साहब कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद ये नोटिस लिया है? जी वीडियो गुज़श्ता रोज वायरल हुई थी, आज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसका नोटिस लिया है और फौरी तौर पर जो है इंतजामिया मुल्तान को हिदायत की है कि वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए जो शाकिर शुजा आबादी के तशखीस करे और उनका इलाज तजवीज़ करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब हमारे साथ। सर रिवायत ही अजीब बन गई है, पहले वीडियो वायरल होगी एक परेशानी की, फिर हम नोटिस लेंगे। देखें बात यह है कि हमारा ताल्लुक़ सराइकी वसीब से है, हम क्यों कहते हैं कि सराइकी सूबा बनाया जाए? देखें मैंने ज़ाती तौर पर बहुत कोशिश की
कि जैसे एक सिंधी अदबी बोर्ड है, कुछ सराइकी अदबी बोर्ड भी बन जाए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो शायर हैं, हमारे जो अदीब हैं, हमारे जो फ़नकार हैं, वो बड़े महरूमियत का शिकार हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। एक नहीं, मैं अगर इन पे नाम लेना शुरू हूँ और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊँ तो शायद हमारे कई प्रोग्राम इसमें चले जाएं। पठाने खान का मैंने जिक्र भी किया, आपको पता है वो किस किस्म के हालात से गुजरे। और ये जो शाकर शुजाबादी साहब हैं, ये सराइकी कौमी शायर हैं, और इनके साथ इनके साथ जो कुछ हो रहा है, इनके साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी मतलब हो रही है कि एक आदमी है, बीमार है, उसको तकलीफ़ है, उसके पास वसाइल नहीं है, और वो कैसे आप देखें कि हम यूरोप की और दुनिया की बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब कहते हैं जी मैं दुनिया में रहा हूँ, यूरोप में देखा है, ये देखा है, वहाँ सड़क के सामने कोई कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और ये शाकर शुजाबादी साहब को उनकी कंडीशन ऐसी है, उनकी सूरत हाल ऐसी है कि वो मोटरसाइकिल पे बैठ नहीं सकते। वो वीडियो आपने भी देखी होगी कि उनको अभी इजाज़ तरीन भी बता रहे थे कि उनको मोटरसाइकिल पर बिठा के आदमी ने बांधा हुआ है अपने साथ। आप मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, आप मुझे बताएं। वैसे तो वो बहुत बड़ी बात करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं उनकी सरपरस्ती की गई, उनको वसाइल क्यों नहीं दिए गए, क्यों नहीं उनका इलाज कराया गया, क्यों नहीं उनको बैरून मुल्क भेज देना इलाज कराने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। सिंध गवर्नमेंट में उमर शरीफ के लिए भी तो इंतजाम किए थे ना, तो ये आप क्यों नहीं करते उनको। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार पंजाब वाले, इनको चाहिए कि ये कुछ सराइकी अदबी बोर्ड बनाएं जिससे सराइकी शायरों अदीबों की कुछ सरपरस्ती हो सके, उनकी माली मुआवनत हो सके, ताकि वो इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब आपका भी। कल इंशाल्लाह फिर हम नाजरीन सजाद तरीन साहब से बहुत सारे सवाल होंगे और हम जवाबात लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।